हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर वाचिंग माय लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लिबरलाइजेशन के अंडर आता है ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। As we know that in liberalization, it means that removal of restrictions over the private sectors, entry and growth restrictions। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इससे फॉरेन एक्सचेंज से क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज मेनली मतलब होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड। अब द टू रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर, फर्स्ट वन इज डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अब इट रेफर्स, अब डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? अब मूल्यन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को क्यों कम करेगी, अपनी वैल्यू को क्यों कम करेगी? तो उसके लिए भी एक धारणा है। तो आप जैसे समझिए, एक इधर ध्यान दीजिए, आप एक एग्जाम्पल में $1 किसी टाइम पे कीमत था। अगर $1 की कीमत 70 रुपये थी और कुछ समय बाद उस डॉलर की कीमत 80 रुपये हो गई। अब फायदा और घाटा देखना है। सरकार ने 70 से 80 कर दी। अब करना क्या है, इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पे? ये चीज़ हमने देखनी है। हम ये जानते हैं हमारी इकोनॉमी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ का माल हम बाहर बेचेंगे, बाहर से प्रॉफिट हम लेके आएंगे, जिससे हमारा फॉरेन तो हमें फ़ायदा होगा, और इम्पोर्ट करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। तो आप ये देखिए, $1 70 रुपये का। जब $1 70 रुपये का है, ये मान के चलिए $1 में हम जो अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो $1 देता है और 70 यूनिट चीज़ लेता है। और दूसरे केस में अब $1 वो देता है और वही ₹1 दे रहा है, $1 दे रहा है और 80 रुपये की चीज़ ले रहा है, 80 यूनिट्स चीज़ ले रहा है, तो उससे 10 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। अब वो क्या सोचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो इससे वो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर लगाएगा, वो इंपोर्ट करना चाहेगा, अमेरिका वाला हमसे इंपोर्ट करना चाहेगा। दैट मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा इनफ्लो बढ़ेगा और आउटफ्लो कम होगा। अब वही चीज़, वही उसका उल्टा अपोजिट वाइस वर्सा देखोगे तो आप इम्पोर्ट्स में हो जाता है। तो जिससे अब हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। पर कंडीशन क्या थी? आउटफ्लो ज़्यादा था, इनफ्लो कम था। इससे देयर वाज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिस्टर्ब हो रहा था। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके कारण बचा था, ताकि तभी हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया था। अब आपको समझ आ गया डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का फ़ायदा क्या है कि एक बार पैसा तो हमारी वैल्यू तो घट गई, पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। सेकंड केस है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट में रुपए की वैल्यू होती है, उसका गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। द गवर्नमेंट अलाउ रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। जो रुपी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, इट्स फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल। एज द रिजल्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस, हम जानते हैं मार्केट की 2 फोर्सेज होती है, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई ही रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में सेट करती है। पॉइंट आपको समझ में आ गया है? द टू रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर डिवैल्यूएशन रूपी, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अब सेकेंड केस में मार्केट डिटर्मिनेशन, द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। रुपी की वैल्यू गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर थी, गवर्नमेंट निर्धारण नहीं कर रहा था रुपी की वैल्यू। तो एज अ रिजल्ट द मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई will determine the value of rupee in terms of foreign currency। तो ये हमारा टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पूरा हुआ।
अब हम चलते हैं ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स में। नाउ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब लिबरलाइजेशन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। हमने 1956 के टाइम पे जब पॉलिसीज़ वगैरह में देखी थी, एक चीज़ हमने गौर किया था, गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए दो चीज़ों को उन्होंने अप्लाई किया था ताकि जिससे हमारा इंपोर्ट्स रुक जाए। वो एक था हमारा टैरिफ, जिसमें कीमत निर्धारित कर दी गई थी कि अगर कोई चीज़ 1 रुपये की मंगाता है तो वो 5 रुपये का उसमें टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ्स। और एक इंपोर्ट के लिए कोटाज और बना दिए गए थे। तो इस चीज़ से उन्होंने ये सोचा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और इनका इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छा ही हेल्प मिलेगी। पर जब उन्होंने 40 साल के अंतराल में देखा, 1950 से लेके और 1991 तक, हम 1991 की बात कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने देखा तो जो उनको जिस रेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली नहीं। तो उसके लिए उन्होंने रिफॉर्म्स बनाए। फिर उन्होंने रिफॉर्म्स किस चीज़ के लिए बनाए? मेनली दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो ये वाले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स जो बनाए, वो दो चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए गए। एक तो इंटरनेशनल प्रोडक्शन, इंटरनेशनल लेवल के हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाए इंडिया में ही, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिनकी इंटरनेशनल मार्केट से हमें ऑर्डर मिले ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपनी इंडिया में कर सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया में होने लग जाए। मैंने लास्ट में 51% के बारे में, लास्ट टॉपिक में आपको 51% के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था आपको। अब द गवर्नमेंट मेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब क्वांटिटेटिव की बात आई तो एक सीमा निर्धारित की बात आई, दैट इज कोटास। तो उन्होंने कोटास को रिमूव कर दिया। अब कितनी भी अमाउंट का हम इंपोर्ट कर सकते थे और कितनी भी अमाउंट का हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब आ जाइए, ये टैरिफ्स की बात आ जाइए। जब कोई एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़, जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी उस टाइम लगती थी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जब लोन दिया था, ये सब चीज़ पे फोकस पहले ही प्रेशर डाल दिया था कि आपको ये चीज़ें, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रिमूव करनी पड़ेंगी, दैट इज़ रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब बाहर वाला देश भी ईजिली हमसे इंपोर्ट कर सकता था, दैट मीन्स हम यहाँ से ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते थे, उस पर ज़्यादा कोई टैक्स नहीं लगता। पर यहाँ पर तो रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़। वाइज वर्सा सेम चीज़, अगर हमें इंपोर्ट करना है, जो पहले जो हम इंपोर्ट ड्यूटी पे करते थे, जो टैरिफ्स पे करते थे, अब वो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गए। फिर है फोर्थ पॉइंट है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता था तो उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अब वो चीज़ एबॉलिश हो गई है। अब किसी को भी इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीज़ों को अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, जैसे हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। अगर ये इंडस्ट्रीज, ये हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा बाकी सब इंडस्ट्रीज इंपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस की, अब वो एबॉलिश हो चुका है। तो यहाँ तक हमने सारे रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए लिबरलाइजेशन के। नेक्स्ट हमारा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।